कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक 16 साल की लड़की थी पूजा। पूजा का परिवार बहुत गरीब था। पूजा अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ मिलकर आराम से रहती थी। पूजा के पिताजी एक दर्जी थे। वो बहुत खूबसूरत कपड़े सीते थे, पर गांव में उनकी कला के उनको ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। आप भी दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, पर फिर भी मुश्किल से घर में 2 पैसे आते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? अरे पैसे नहीं है तो क्या हुआ? मेरे ग्राहक मेरे बनाए कपड़े देखते हैं और खुश होते हैं। बस यही मेरा इनाम है। हाँ बाबा, बिल्कुल सही कहा आपने। आप जैसे कपड़े कोई नहीं सी सकता। जैसा बाप वैसी बेटी। माँ अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के सपने देख ही रही थी और दिन यूं ही निकलते गए। एक डॉन अचानक गांव में वहां महल के सिपाही डंका बजाते हुए एक जरूरी घोषणा करने लगे। सुनो सुनो सुनो, 2 दिन बाद महल में बड़ा जश्न है। हमारे राजा के राजकुमार परसों 18 साल के हो जाएंगे। महाराज और महारानी ने इस खास मौके पर गांव के सभी लोगों के लिए एक खास उत्सव रखा है। सभी लोगों को महल के अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। तरह तरह के पकवान होंगे और खूब सारे खेल तमाशे देखने को मिलेंगे। गांव के सभी लोग ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठे। अरे वाह, महल में त्योहार! मैं तो बहुत सारी मिठाई खाऊंगा। मिठाई? मैं तो पकवान भी खाऊंगा। हाँ, मैं भी। मेरी माँ मेरे लिए एक नई शेरवानी लाई है। मैं वो ही पहनकर जश्न में जाऊंगा। बाकी के बच्चे और बड़े जहाँ खुशी से अपने कपड़ों की चर्चा कर रहे थे, वही पूजा खामोश खड़ी थी। अरे पूजा, तुम तो कुछ भी नहीं बोल रही हो। मैं क्या बोलूं? कुछ भी। तुम जश्न में क्या पहनोगी? मैं पूजा ने जब सभी बच्चों को हंसते हुए देखा तो वो बहुत उदास हो गई और घर लौट गई। माँ, बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो पूजा बेटे, क्या बात है? मैं कल जश्न में नहीं जाऊंगी। क्या? पर क्या हुआ पूजा, क्यों? कुछ नहीं, बस मेरा मन नहीं। ऐसा कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई। अरे, इस लड़की को अचानक क्या हो गया? शायद उसे अपने पुराने कपड़ों के कारण शर्म आ रही होगी। रात भर रोकर पूजा आखिर सो गई। दूसरे दिन सुबह होते ही पूजा घर से निकलकर पास वाले बाग में बैठी हुई थी। इस बाग में ही मुझे शांति मिलती है। यहाँ के पेड़ पक्षी मेरा मजाक नहीं उड़ाते। यही मेरे सच्चे दोस्त हैं। कुछ देर पेड़ पक्षियों के साथ खेलकर पूजा की आंख लग गई और वो वहाँ पेड़ के नीचे ही सो जाती है। अरे, अब मैं राजमहल के जश्न में कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। पूजा को नींद में बात करते हुए सुनकर आम के पेड़ ने उसे आवाज लगाई। पूजा बेटा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौन है यहाँ? मैं हूँ बेटा, आम का पेड़। जरा ऊपर देखो। अरे, आप बोल सकते हैं? हाँ पूजा, हम सब पेड़ पशु पक्षी सभी बातें कर सकते हैं, पर हमारी बातें सिर्फ वो ही सुन सकता है जो दिल का सच्चा हो। पर बेटा, इस बाग में एक परी रहती थी। उसने हम सभी को वरदान दिया था कि हम सब एक दूसरे से इंसानों की भाषा में बात कर सकते हैं। मैंने तुम्हारी बात सुन ली। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप? पर कैसे? मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ बाकी पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी तुम्हारी मदद करेंगे।
आखिर तुम हम सबको अपना दोस्त जो मानती हो। ओह, सच में? पर आप कैसे मेरी मदद करेंगे? कल महल में राजकुमार के जन्मदिन का उत्सव है। गांव के सभी बच्चे वहां जाकर खूब मजे करने वाले हैं। पर मेरे पास तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। तो आप मेरी मदद कैसे करेंगे? ऐसा कहते कहते पूजा रो पड़ी। तब पास के गुलाब के पौधे ने उसे आवाज दी। पूजा, रो क्यों रही हो? हम हैं ना, जरा अपने आसपास नजर डालो। पूजा ने अपने आसपास देखा तो पूरा का पूरा बाग रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। तुम हम सब पेड़ पौधों और पक्षियों के पंख और पत्तियां लेकर घर जाओ और अपने बाबा से कहो कि इन सब से तुम्हारे लिए एक खूबसूरत ड्रेस बना दें। सच में? आप मेरे लिए इतना सब करेंगे? पर आपको दर्द नहीं होगा? बेटा, अगर तुम थोड़ा प्यार से तोड़ोगी तो नहीं होगा, और आखिर एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ठीक है। पूजा ने धीरे धीरे हर पेड़ पौधे से कुछ पत्ते तोड़े और फिर एक प्यारे से मोर ने उसे अपना पंख भी दे दिया। पूजा ये सब लेकर अपने पिता के पास गई। बाबा, ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये सब क्या है बेटी? ये सब मैं पास वाले बाग से लाई हूँ। इन सब से क्या आप मेरे लिए एक ड्रेस बना सकते हैं? ड्रेस? मगर अगर आप मेरे लिए एक अच्छा सा ड्रेस बना देंगे तो मैं भी राजकुमार के जन्मदिन के जश्न में हिस्सा बन सकूंगी। पूजा की बातें सुनकर उसके पिता ने यहाँ वहाँ देखा। पूजा बेटी, मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर हाँ, कोशिश जरूर करूंगा। और फिर पुराने कपड़ों के कुछ बचे हुए टुकड़े उठाए और काम पर लग गए। पूजा के बाबा ने उसके लिए बड़े प्यार से एक अनोखा ड्रेस बनाया, जिसे देखकर पूजा बहुत खुश हो गई। वाह बाबा, ये तो कमाल का है। मैं इसे अपने दोस्तों को दिखाकर आती हूँ। पूजा ने अपनी नई ड्रेस पहनी और बाग के सभी दोस्तों को शुक्रिया किया। फिर दूसरे दिन वो उस ड्रेस को पहनकर महल की ओर चल पड़ी। अरे वाह चिंटू, तुम तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो। तुम भी नई शर्ट में छा गए बबलू। पूजा को रंग बिरंगी चमकदार ड्रेस में महल के अंदर आते देख सभी लड़के लड़की हैरान हो गए। पूजा अपने निराले ड्रेस में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब महाराज और महारानी महल के बाहर आए तो उन्होंने कहा, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों के आने से हमें बहुत खुशी हुई है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। आज मैं यहाँ सबसे खूबसूरत दिखने वाले को अपने हाथों से पुरस्कार दूंगी। सभी लड़के लड़की एक लाइन में खड़े हो गए और फिर महाराज और महारानी एक एक करके उनके पास आए। अरे वाह, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। कौन हो तुम? और इतनी अच्छी ड्रेस कहाँ से लाई हो? मैं पूजा हूँ, गांव के दर्जी की बेटी। ये ड्रेस उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है। यहाँ आओ बेटी, तुम हम सबके साथ ही बैठो। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनाई है। शुक्रिया महारानी जी, पर मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ अपने सभी दोस्तों के साथ ही बैठूंगी, वरना इन्हें बुरा लगेगा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। मैं तुम्हारे सरल स्वभाव से खुश हूँ। मैं तुम्हें इनाम दूंगी। पूजा की बातें सुनकर सभी बच्चों को शर्म आ गई और उन्होंने पूजा से माफी मांगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि जिसका दिल खूबसूरत होता है उसकी खूबसूरती लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं छुपती। एक गांव में रवि अपनी माता ज्योति और पिता प्रकाश के साथ रहता था।
रवि की पढ़ाई के लिए प्रकाश ने गांव में जमींदार टोडरमल से कुछ रुपए उधार लिए थे। मैंने रवि की पढ़ाई के लिए जो पैसे टोडरमल से लिए थे, उनका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि ली हुई रकम से भी ज्यादा हो गया है। आज टोडरमल के आदमी मुझे रास्ते में मिले थे। अगर मैंने रकम ना चुकाई तो वो हमसे हमारा घर छीन लेंगे। आप घबराइए मत, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां टोडरमल अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं। कल तक मुझे मेरा सारा पैसा मिल जाना चाहिए, वरना मेरे आदमी आकर तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे। इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई है। मैं कहां से पैसा लाऊं? ये सब मैं नहीं जानता। कल सुबह तक अगर पैसे नहीं आए तो ये घर छोड़कर खुद ही निकल जाना। धमकी देने के बाद टोडरमल और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। प्रकाश को समझ नहीं आता कि वो रकम कैसे चुकाए। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। रात को सोया प्रकाश सुबह उठता ही नहीं है। मम्मी, पापा को क्या हुआ? हमारा क्या होगा बेटा, तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए। एक वही कमाने वाले थे जो अब नहीं रहे। अब टोडरमल हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। हम कहीं के नहीं रहे बेटा, हम कहीं के नहीं रहे। टोडरमल रवि और ज्योति को घर से बाहर निकाल देता है। वो लोग चद्दर से एक टेंट बनाकर वहां रहते हैं। कुछ दिनों तक तो पड़ोसियों की मदद से 2 समय का खाना मिल जाता था, पर कुछ दिन बाद पड़ोसियों ने भी मदद करना बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे मम्मी? तभी वहां टोडरमल आ जाता है। मेरे घर से अपने मरे हुए पति के कपड़े, चप्पल, जूते उठाकर ले जाओ और मेरे घर को साफ करो। रवि और ज्योति जाकर प्रकाश के कपड़े और जूते चप्पल ले आते हैं और अपने टेंट में ही उसे रख देते हैं और ज्योति अपने काम में लग जाती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, काश हमारे पास खाने के लिए कुछ होता। तभी एक तेज रोशनी होती है और रवि क्या देखता है कि प्रकाश के सामान के पास खाने की प्लेट रखी हुई थी। माँ, देखो खाना। तुमने कहीं से चोरी तो नहीं की? अचानक से ये खाना कैसे आ सकता है? शायद कोई हमारे लिए रख गया होगा। दोनों माँ और बेटे भगवान का आशीर्वाद समझकर खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद रवि कहता है, काश माँ, हमारे पास सोने के लिए मखमली बिस्तर और तकिया होते। मैं जमीन पर सो नहीं पाता माँ। जैसे ही रवि ये बात कहता है, अचानक से वहां बिस्तर और तकिए आ जाते हैं। ये भला कैसे हो सकता है? तुम जो कह रहे हो वो कैसे हो सकता है? मानो जादू हो। कुछ तो अजीब है। हो सकता है माँ, पिताजी हमारी मदद कर रहे हो, क्योंकि जब से हमने पिताजी के सामान को हमारे घर से यहाँ लाया है, तभी से ये सब हो रहा है। इसी बात का पता लगाने के लिए रवि और ज्योति प्रकाश के सामान को बिस्तर पर रखते हैं और कहते हैं, काश हमारे पास कुछ रुपए होते। वहां कुछ भी न देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और एक एक सामान को उठाकर देखते हैं। तभी मोजे उठने में भारी और उनमें से पैसे की आवाज आती है। माँ देखो, पिताजी के मोजे में पैसे हैं। इसका मतलब मोजे जादुई हैं। ये सब ये जादुई मोजा कर रहा है माँ। रवि और ज्योति बहुत अच्छे लोग थे। दोनों जादुई मोजे को भगवान का आशीर्वाद और प्रकाश की मदद समझकर रख लेते हैं। ज्योति धीरे धीरे उस जादुई मोजे से रवि की पढ़ाई के लिए पैसे मांगती है। रवि अपनी पढ़ाई फिर से चालू कर देता है। मैं कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी? मुझे भी कोई काम शुरू करना ही चाहिए। जादुई मोजे, मुझे एक सिलाई मशीन दे दो। जादुई मोजों में से सिलाई मशीन बाहर आ जाती है।
रवि अपनी पढ़ाई चालू रखता है और ज्योति कपड़े सिलाई का काम करने लगती है। सिलाई का काम करने से जो पैसे आते हैं उससे ज्योति अपने रोजमर्रा के खर्च निकालने लगी। दोनों माँ बेटे बहुत वफादार थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी जरूरत से ज्यादा जादुई मौजों से कुछ भी नहीं मांगा। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। अचानक से उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव देखकर टोडरमल को बहुत आश्चर्य होता है। वो रवि और ज्योति के पास पहुंचता है। तुम लोगों के पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं थे, हाँ? तो इतने पैसे अचानक कहां से आ गए? ये सब पिताजी की मेहरबानी है, उन्होंने हमारी मदद की। हम उन्हें याद करते हैं और हमें जो चाहिए होता है हमें मिल जाता है। जरूर तुम माँ बेटे ने कहीं से पैसे चुराए होंगे। मुझे पागल समझा है क्या? अभी पुलिस को बुलाता हूँ और रवि तुझे मैं जेल पहुंचाता हूँ। टोडरमल उन्हें पुलिस की धमकी देता है। ये सब सुनकर ज्योति घबरा जाती है, जो कि पहले से ही अपने पति को खो चुकी थी। अब वो अपने बेटे को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जाकर जादुई मोजे लाती है और टोडरमल को दे देती है। हमने जो भी हासिल किया इसी जादुई मोजे की मदद से किया है। आप हमें छोड़ दीजिए और इस जादुई मोजे को ले जाइए। टोडरमल उस जादुई मोजे को हाथ में लेकर बोलता है, ए जादुई मोजे, मुझे खजाना दो। तभी जादुई मोजे में से आवाज आती है, मेरे अंदर हाथ डालो। टोडरमल मोजे के अंदर हाथ डालता है और मोजे के अंदर से सांप बिच्छू निकलकर टोडरमल को काट लेते हैं। अरे ये तो मौत की पोटली है, ले लो इसे, जल्दी लो और बचाओ मुझे, इससे बचाओ। टोडरमल वहां से भाग खड़ा होता है और उसकी अकल ठिकाने आ जाती है और खुशी से रहने लगते हैं। समय की बात है, एक मोची अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोची अपने रोजगार के लिए हर रोज नए जूते बनाकर बाजार में बेचने के लिए जाता था, पर इतनी मेहनत के बाद भी वो कुछ खास मुनाफा नहीं कमा पाता था। अपना घर बचाने के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता था। आखिर में वो दिन आ ही गया जब उसके पास नए जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीदने के पैसे भी नहीं थे। सिवाय एक टुकड़ा चमड़े के कुछ भी नहीं बचा था उसके दुकान में। ये शायद आखिरी मौका होगा जूता बनाने का, पर मैं इस सबसे बेहतरीन जूता बनाकर दिखाऊंगा। हर रोज की तरह वो बैठकर चमड़े को बारीकी से काटने लगा और फिर शाम होने तक वो चमड़ा काट लेता है और जूता बनाना शुरू कर देता है। वो रात का वक्त था। वो जूता मेज पर रख देता है और कहता है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी काम मैं कल करूंगा। ये बोलने के बाद वो दुकान के दरवाजे को बंद करके घर चला जाता है। अगली सुबह वो जल्दी तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, शाम को मिलते हैं, आज शायद आखिरी दिन है दुकान जाने का, देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिक्र मत करो, जल्द ही कोई रास्ता निकल आएगा, कभी उम्मीद मत छोड़ो। मोची को पता था कि उसकी उम्मीद से कुछ बदलने वाला नहीं और वो मुस्कुराकर अपनी पत्नी की तरफ देखता है और काम पर निकल जाता है। वो अपनी दुकान खोलता है और कुछ अविश्वसनीय देखता है। एक जोड़ी चमकते हुए जूते जिस पर सुंदर जर्री का काम किया हुआ है, वो उसे मेज पर रखा हुआ देखता है। ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं, जो भी हो मुझे वक्त बर्बाद ना करके ये बेहतरीन जूते बाजार में जाकर बेचने चाहिए। वो बाजार की तरफ तेजी से बढ़ता है और जूते बेचकर उसे जो पैसे आते हैं उनसे वो और चमड़ा खरीद लेता है। पूरे दिन वो दुकान में बैठकर नए चमड़े को काटता है ताकि नए जूते बनाए जा सके। जैसे ही दिन खत्म होता है वो घर की तरफ बढ़ जाता है और बचा हुआ काम छोड़ देता है। रात के खाने के वक्त वो अपनी पत्नी को आज की कहानी के बारे में बताता है। मैंने बोला था, उम्मीद मत छोड़ो, आप एक मेहनती आदमी हो, आज नहीं तो कल हमें वो जरूर मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं।
अगले दिन जब वो दुकान पहुंचता है, उसे बहुत सारे सुंदर जूतों की जोड़ियां मिलती हैं, जहां पर उसने मेज पर पिछले दिन चमड़ों के टुकड़े रखे हुए थे। ये तो चमत्कार है। इतने सालों तक मैं मेहनत करता गया पैसा कमाने के लिए, पर इतना तो कमा नहीं पाया था। लगता है कोई मेरी मदद कर रहा है। वो फिर से बाजार जाकर और चमड़ा खरीद लेता है। पिछले दिन की तरह बहुत सारे चमड़े अच्छे से काटकर वो मेज पर रख देता है। दूसरी सुबह फिर एक बार बहुत सारे जूतों की जोड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वहां अनेक रंग के सैंडल, बूट्स, बैलेट और जूते थे। ओह, लाजवाब जूते! कोई अनजान मेरी मदद पूरे दिल से करना चाहता है। ऐसा चलता रहा तो हमें पैसों की कमी नहीं पड़ेगी और जिंदगी आराम से कटेगी। इसी तरह मोची अपना काम अधूरा रख कर जाता था और वो अनजान जादूगर उसे पूरा करता था। इसी तरह हफ्ता गुजर गया और मोची को हर रोज कई सारे जूतों की जोड़ियां मिलती गई। जल्दी ही वो एक नामचीन मोची बन गया अपने गांव का, और उसके पास काफी सारे पैसे भी आ गए थे। देखा, हमारा वक्त कैसे बदल गया। ये सब समय का चमत्कार है। हाँ, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया है। तुम्हारे बिना ये नहीं हो पाता। हाँ, पर हमें भूलना नहीं चाहिए उनके बारे में जिन्होंने हमारी मदद की है। हमें उनको ढूंढना चाहिए ताकि हम उनको कुछ करके धन्यवाद कह सकें। पर वो कैसे? सुबह होने से पहले वो चले जाते हैं। कल हम दुकान में छुप के उनका इंतजार करेंगे। हाँ, ये काम तो हम आराम से कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह मोची चमड़े काटकर मेज पर रख देता है और शाम को उसकी पत्नी आ जाती है। चलो कहीं छुप जाते हैं। हाँ, हम उस अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। इसी तरह वो दोनों अलमारी के पीछे से मेज की तरफ देखते हुए इंतजार कर रहे थे। आधी रात को मोची और उसकी पत्नी ने सुना कि कोई सुरीली आवाज में गुनगुना रहा है। आवाज सुनकर दोनों अलमारी से बाहर आकर देखते हैं, दो प्यारे बौने फटे हुए कपड़े पहने हुए खिड़की से अंदर आते हैं और कमरे में आ जाते हैं। मोची ने इतना खुश बौना पहली बार देखा। वो बौने तो खुशी खुशी नाच रहे थे और गा रहे थे। नाच गाना पूरा होने के बाद वो मेज के ऊपर बैठकर अपने जूते बनाने लगे। वो काटने लगे, सीने लगे, रंग डालने लगे और जरी भरने लगे। मोची और उसकी बीवी ने वो काम करते हुए बड़े आनंद से देखा। मोची उनका हुनर देखकर आश्चर्यचकित हो गया। बौने अपना काम पूरा कर चुके थे और वो खिड़की से कूदकर चले गए। अरे ये तो बौने हैं। हर रोज वो हमारी मदद के लिए आते हैं। हमें उन लोगों को धन्यवाद जरूर करना चाहिए। हाँ जरूर, पर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? वो लोग बहुत ही पुराने फटे कपड़े पहने हुए हैं। हम उन्हें कपड़े तोहफे में दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं उनके लिए नए जूते सी कर दूंगा। मैं उनके लिए गरम कपड़े सी के दूंगी। ये सोचकर वो दोनों तैयारी में लग गए। उसके एक हफ्ते बाद मोची ने दो प्यारे छोटे जूतों की जोड़ी सी दी और उसकी बीवी ने उन बौनों के लिए दो गरम कपड़े और गरम पैजामा सी दिया। देखो, ये कपड़े और जूते उन पे कितने अच्छे लगेंगे। मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ ये देखने के लिए। कल तो क्रिसमस का उत्सव है। हम अपने दुकान को सजाएंगे और उनके लिए एक तोहफा मेज पर रख देंगे। दूसरे दिन मोची और उसकी बीवी ने दुकान सजाया, तोहफे मेज पर रख दिए और दोनों इंतजार करने लगे कि वो बौने नाचते गाते हुए आएंगे और वो कपड़े पहनेंगे। मोची और उसकी बीवी बहुत ही खुश थे। वो दोनों बौने आते हैं और मेज पर रखा हुआ सामान देखकर चौंक जाते हैं। आज का काम कहाँ है? देखो भाई, कितने प्यारे कपड़े और जूते हैं। रंगीन भी हैं। मोची ने शायद हमारे लिए रखे होंगे। हमारे काम से वो बहुत खुश हुए होंगे। हाँ। चलो पहन के देखते हैं।
और वो बौने उन कपड़ों को पहन लेते हैं और वो उन्हें पूरी तरह फिट हो जाते हैं। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और तुम भी अच्छे दिख रहे हो, बहुत अच्छे कपड़े हैं। और ये जूते भी देखो कितने प्यारे हैं, मुझे उछलने का मन कर रहा है। चलो नाचते हैं भाई। इसी तरह खुशी खुशी वो दोनों नाचने गाने लगे। उन बौनों को कपड़े पहनकर खुश होते हुए देख मोची और उसकी पत्नी को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद वो बौने खिड़की से चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। मोची और उसकी पत्नी छुपी हुई जगह से बाहर आ जाते हैं। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको ये गिफ्ट पसंद आए। ओह हाँ, ये तो जश्न की बात है। चलो घर चल के जश्न मनाते हैं। ये क्रिसमस की सुबह की बात है। मोची अपने हर दिन की तरह चमड़े काटकर मेज पर छोड़ देता है, पर जब दूसरे दिन वो अपनी दुकान पर जाता है तो उसे कोई जूते नहीं मिलते और ये बात वो अपनी पत्नी को बता देता है। वो बौने तो वापस आए ही नहीं, वहाँ कोई जूते भी नहीं थे। कोई बात नहीं, उन्होंने हमारी काफी मदद की है। शायद आपको अपने लिए पहले की तरह खुद से काम करना पड़ेगा। हाँ, अब तो मैं अपना काम समझ चुका हूँ। इतने दिनों में मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि मेरे खरीदारों को क्या पसंद है। मैं फिर से बेहतरीन जूते बनाऊंगा। इसी तरह वो फिर से अपने काम में लग गया और वो वही चीजें बनाने लगा जो उसे बौनों ने बनाकर दी थी। वही अच्छे जूते और वही चमड़े की चीजें। कहानी शहर में रह रहे लड़के सनी की है, जिसके पिता एंथनी गैराज चलाते थे और माँ जेसी जो घर संभालती थी। वो लोग काफी खुशी खुशी रह रहे थे। सनी हमेशा अपने पिताजी को गैराज में काम करते देख बहुत खुश होता था। यहाँ तक कि उसे कारों में बहुत दिलचस्पी थी। वो रोज कॉलेज खत्म करके अपने पिताजी के गैराज पहुँचता और वहाँ उनके काम में हाथ बटाता था और फिर शाम को गैराज बंद करके सनी और उसके पिता एंथनी एक लंबी ड्राइव करके घर लौटा करते थे। एक रात अचानक सनी की नींद खुली और वो उठा। तभी उसने खिड़की के बाहर अपने पिताजी को कहीं बाहर जाते देखा। उसे कुछ अलग सा तो महसूस हुआ, पर उसने उसके पिताजी को कई बार रात में बाहर निकलते देखा था, तो वो फिर से सोने चला गया। अगले ही दिन खबर मिली कि सनी के पिताजी की एक हादसे में मौत हो गई। सनी और उसका परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। यहाँ तक कि सनी को भी काफी गहरा सदमा पहुँचा। उसने सब जगह आना जाना बंद कर दिया। एक दिन सनी की माँ बोली, बेटा सनी, कब तक यूं ही दुख बर्दाश्त करते रहोगे? अब मान भी जाओ, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है और अब हमें उनके बिना ही जीना होगा। कम से कम मेरा तो सोचो बेटा, अगर तुम ही हिम्मत नहीं दिखाओगे तो मैं सब कैसे संभाल सकूंगी। सनी अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें गले से लगाकर कहता है, तुम फिक्र मत करो माँ, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे तुम्हारी चिंता है बस। पिताजी के जाने के बाद मुझे सब सूना लगने लगा है और मेरा मन भी नहीं लगता। तो बेटा तुम अपने गैराज चले जाया करो, वहाँ तुम्हें अच्छा भी लगेगा और मन भी लगा रहेगा। सनी को तुरंत ये बात सही लग जाती है और वैसे भी बहुत यादें जुड़ी थी उसके और उसकी पिताजी की गैराज से, तो वो अगले ही दिन गैराज खोलता है। गैराज काफी दिन बंद पड़े रहने से बहुत ही गंदा हो जाता है और सनी उसकी सफाई चालू कर देता है। उसके पिताजी का केबिन साफ करते हुए अचानक एक बक्सा गिरता है। वो बक्सा छोटा सा होता है जो कि बहुत ही खास लकड़ी से बना होता है। वो बक्सा खोलते ही उसके चेहरे पर एक चमचमाती रोशनी गिरती है और उसे एक की चेन दिखाई देता है और एक कागज में लिखा नोट। सनी नोट पढ़ता है जो उसके पिताजी का लिखा हुआ होता है। मुझे आशा है कि तुम एक न एक दिन ये बक्सा ढूंढ ही लोगे और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अभी बहुत से सवाल होंगे, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये की चेन कोई आम की चेन नहीं है बेटा, ये एक जादुई की चेन है और इसके पीछे काफी लोग पड़े हैं, पर शायद वो इसका सही तरीके से इस्तेमाल ना करें। तुम्हें
उसे इन लोगों से बचा कर रखना होगा। यकीन ना हो तो इस जादुई की चेन को रात में 12 बजे पूरी रात की रोशनी में रख देना और तुम समझ जाओगे कि रात में उठकर मैं कहां और क्यों जाता हूं। तुम्हारा पिता एंथनी। सनी वही गैराज में रात 12 बजे तक रुकता है। पूरा चांद देखते ही जब कोई भी गैराज के आसपास नहीं होता तो वो की चेन लेकर रोशनी में रख देता है। और तभी अचानक की चेन हवा में उठा और तेजी से घूमने लगा और एकदम तेज रोशनी से सनी की आंखें ना खुल पाईं। सनी की आंखें खोलते ही उसे एक बहुत ही शानदार सी दमकती लाल कार दिखी। सनी उसे देख चौंक गया और फिर बहुत खुश हो गया। वो तुरंत गाड़ी में बैठा और नई गाड़ी की एक फिरकी लेने चला गया। उसने घर लौटकर अपनी माँ को सब कुछ बताया, पर कमरे के बाहर खिड़की से उसके अंकल ने सब कुछ सुन लिया और सनी ने वो की चेन का बक्सा अपने कमरे में दराज में रख दिया। सनी के वहाँ से निकलते ही उसके अंकल उसकी मम्मी से मिलने के बहाने आए और जैसे ही वो चाय बनाने के लिए किचन में गई, तभी उसके अंकल ने वो बक्सा ले लिया और वहाँ से निकल गए। सनी के घर लौटते ही उसका दराज खोलने पर बक्सा वहाँ से गायब था, तो वो डर गया। उसने अपनी माँ से तुरंत पूछा कि क्या वहाँ कोई और आया था, तो उसकी माँ ने बताया कि उसके चाचा वहाँ आए थे। सनी तुरंत अपने चाचा के घर की ओर निकल गया। पूरी रात हो चुकी थी और उसने वहाँ पहुँचते ही देखा कि उसके चाचा ने वो की चेन रोशनी में रखा और वहाँ एक दमकती कार आ गई। उसके चाचा ने हंस के कहा, सारी उम्र मैं इसे ढूंढता रहा, पर इसकी चेन ने न जाने मुझसे क्या क्या करवा दिया। यहाँ तक कि मुझे अपने भाई को भी मारना पड़ा, पर आखिरकार इतने सालों से छुपा ये की चेन मुझे मिल ही गया। ये सब सुनकर सनी की आंखें डर से बड़ी हो गई और अचानक जैसे ही उसके चाचा उस कार में बैठे तो सीट बेल्ट उनके गले पर आकर फंस गई और गाड़ी का इंजन चालू हो गया और वो कार इधर से उधर घूमने लगी और तेजी से जा एक लाइट पोल में ठुक गई और ठुकते ही सनी के चाचा का सर जोर से टकराया और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। सनी ये सब देख वहीं बेहोश हो गया और जैसे ही उसकी आँख खुली वो घर पहुँच चुका था और की चेन भी सही सलामत उसके घर पहुँच गई थी। कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक 16 साल की लड़की थी, पूजा। पूजा का परिवार बहुत गरीब था। पूजा अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ मिलकर आराम से रहती थी। पूजा के पिताजी एक दर्जी थे। वो बहुत खूबसूरत कपड़े सीते थे, पर गांव में उनकी कला के उनको ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। आप भी दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, पर फिर भी मुश्किल से घर में 2 पैसे आते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? अरे पैसे नहीं है तो क्या हुआ? मेरे ग्राहक मेरे बनाए कपड़े देखते हैं और खुश होते हैं, बस यही मेरा इनाम है। हाँ बाबा, बिल्कुल सही कहा आपने। आप जैसे कपड़े कोई नहीं सी सकता। जैसा बाप वैसी बेटी। माँ अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के सपने देख ही रही थी और दिन यूं ही निकलते गए। एक डॉन अचानक गांव में वहां महल के सिपाही डंका बजाते हुए एक जरूरी घोषणा करने लगे। सुनो सुनो सुनो, 2 दिन बाद महल में बड़ा जश्न है। हमारे राजा के राजकुमार परसों 18 साल के हो जाएंगे। महाराज और महारानी ने इस खास मौके पर गांव के सभी लोगों के लिए एक खास उत्सव रखा है। सभी लोगों को महल के अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। तरह तरह के पकवान होंगे और खूब सारे खेल तमाशे देखने को मिलेंगे। गांव के सभी लोग ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठे। अरे वाह, महल में त्योहार! मैं तो बहुत सारी मिठाई खाऊंगा। मिठाई? मैं तो पकवान भी खाऊंगा।
हाँ, मैं भी। मेरी माँ मेरे लिए एक नई शेरवानी लाई है। मैं वो ही पहनकर जश्न में जाऊंगा। बाकी के बच्चे और बड़े जहाँ खुशी से अपने कपड़ों की चर्चा कर रहे थे, वहीं पूजा खामोश खड़ी थी। अरे पूजा, तुम तो कुछ भी नहीं बोल रही हो। मैं क्या बोलूं? कुछ भी। तुम जश्न में क्या पहनोगी? मैं पूजा ने जब सभी बच्चों को हंसते हुए देखा तो वो बहुत उदास हो गई और घर लौट गई। माँ, बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो पूजा बेटे, क्या बात है? मैं कल जश्न में नहीं जाऊंगी। क्या? पर क्या हुआ पूजा, क्यों? कुछ नहीं, बस मेरा मन नहीं। ऐसा कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई। अरे, इस लड़की को अचानक क्या हो गया? शायद उसे अपने पुराने कपड़ों के कारण शर्म आ रही होगी। रात भर रोकर पूजा आखिर सो गई। दूसरे दिन सुबह होते ही पूजा घर से निकलकर पास वाले बाग में बैठी हुई थी। इस बाग में ही मुझे शांति मिलती है। यहाँ के पेड़ पक्षी मेरा मजाक नहीं उड़ाते। यही मेरे सच्चे दोस्त हैं। कुछ देर पेड़ पक्षियों के साथ खेलकर पूजा की आंख लग गई और वो वहाँ पेड़ के नीचे ही सो जाती है। अरे, अब मैं राजमहल के जश्न में कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। पूजा को नींद में बात करते हुए सुनकर आम के पेड़ ने उसे आवाज लगाई। पूजा बेटा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौन है यहाँ? मैं हूँ बेटा, आम का पेड़। जरा ऊपर देखो। अरे, आप बोल सकते हैं? हाँ पूजा, हम सब पेड़ पशु पक्षी सभी बातें कर सकते हैं, पर हमारी बातें सिर्फ वो ही सुन सकता है जो दिल का सच्चा हो। पर बेटा, इस बाग में एक परी रहती थी। उसने हम सभी को वरदान दिया था कि हम सब एक दूसरे से इंसानों की भाषा में बात कर सकते हैं। मैंने तुम्हारी बात सुन ली। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप? पर कैसे? मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ बाकी पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी तुम्हारी मदद करेंगे। आखिर तुम हम सबको अपना दोस्त जो मानती हो। ओह, सच में? पर आप कैसे मेरी मदद करेंगे? कल महल में राजकुमार के जन्मदिन का उत्सव है। गांव के सभी बच्चे वहां जाकर खूब मजे करने वाले हैं। पर मेरे पास तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। तो आप मेरी मदद कैसे करेंगे? ऐसा कहते कहते पूजा रो पड़ी। तब पास के गुलाब के पौधे ने उसे आवाज दी। पूजा, रो क्यों रही हो? हम हैं ना, जरा अपने आसपास नजर डालो। पूजा ने अपने आसपास देखा तो पूरा का पूरा बाग रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। तुम हम सब पेड़ पौधों और पक्षियों के पंख और पत्तियां लेकर घर जाओ और अपने बाबा से कहो कि इन सब से तुम्हारे लिए एक खूबसूरत ड्रेस बना दें। सच में? आप मेरे लिए इतना सब करेंगे? पर आपको दर्द नहीं होगा? बेटा, अगर तुम थोड़ा प्यार से तोड़ोगी तो नहीं होगा, और आखिर एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ठीक है। पूजा ने धीरे धीरे हर पेड़ पौधे से कुछ पत्ते तोड़े और फिर एक प्यारे से मोर ने उसे अपना पंख भी दे दिया। पूजा ये सब लेकर अपने पिता के पास गई। बाबा, ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये सब क्या है बेटी? ये सब मैं पास वाले बाग से लाई हूँ। इन सब से क्या आप मेरे लिए एक ड्रेस बना सकते हैं? ड्रेस? मगर अगर आप मेरे लिए एक अच्छा सा ड्रेस बना देंगे तो मैं भी राजकुमार के जन्मदिन के जश्न में हिस्सा बन सकूंगी। पूजा की बातें सुनकर उसके पिता ने यहाँ वहाँ देखा। पूजा बेटी,
मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर हाँ, कोशिश जरूर करूंगा। और फिर पुराने कपड़ों के कुछ बचे हुए टुकड़े उठाए और काम पर लग गए। पूजा के बाबा ने उसके लिए बड़े प्यार से एक अनोखा ड्रेस बनाया, जिसे देखकर पूजा बहुत खुश हो गई। वाह बाबा, ये तो कमाल का है। मैं इसे अपने दोस्तों को दिखा कर आती हूँ। पूजा ने अपनी नई ड्रेस पहनी और बाग के सभी दोस्तों को शुक्रिया किया। फिर दूसरे दिन वो उस ड्रेस को पहनकर महल की ओर चल पड़ी। अरे वाह चिंटू, तुम तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो। तुम भी नई शर्ट में छा गए बबलू। पूजा को रंग बिरंगी चमकदार ड्रेस में महल के अंदर आते देख सभी लड़के लड़की हैरान हो गए। पूजा अपने निराले ड्रेस में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब महाराज और महारानी महल के बाहर आए तो उन्होंने कहा, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों के आने से हमें बहुत खुशी हुई है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। आज मैं यहाँ सबसे खूबसूरत दिखने वाले को अपने हाथों से पुरस्कार दूंगी। सभी लड़के लड़की एक लाइन में खड़े हो गए और फिर महाराज और महारानी एक एक करके उनके पास आए। अरे वाह, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। कौन हो तुम और इतनी अच्छी ड्रेस कहाँ से लाई हो? मैं पूजा हूँ, गांव के दर्जी की बेटी। ये ड्रेस उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है। यहाँ आओ बेटी, तुम हम सबके साथ ही बैठो। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनाई है। शुक्रिया महारानी जी, पर मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ अपने सभी दोस्तों के साथ ही बैठूंगी, वरना इन्हें बुरा लगेगा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। मैं तुम्हारे सरल स्वभाव से खुश हूँ। मैं तुम्हें इनाम दूंगी। पूजा की बातें सुनकर सभी बच्चों को शर्म आ गई और उन्होंने पूजा से माफी मांगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि जिसका दिल खूबसूरत होता है उसकी खूबसूरती लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं छुपती। एक गांव में रवि अपनी माता ज्योति और पिता प्रकाश के साथ रहता था। रवि की पढ़ाई के लिए प्रकाश ने गांव में जमींदार टोडरमल से कुछ रुपए उधार लिए थे। मैंने रवि की पढ़ाई के लिए जो पैसे टोडरमल से लिए थे, उनका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि ली हुई रकम से भी ज्यादा हो गया है। आज टोडरमल के आदमी मुझे रास्ते में मिले थे। अगर मैंने रकम ना चुकाई तो वो हमसे हमारा घर छीन लेंगे। आप घबराइए मत, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ टोडरमल अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं। कल तक मुझे मेरा सारा पैसा मिल जाना चाहिए, वरना मेरे आदमी आकर तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे। इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई है। मैं कहां से पैसा लाऊं? ये सब मैं नहीं जानता। कल सुबह तक अगर पैसे नहीं आए तो ये घर छोड़कर खुद ही निकल जाना। धमकी देने के बाद टोडरमल और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। प्रकाश को समझ नहीं आता कि वो रकम कैसे चुकाए। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। रात को सोया प्रकाश सुबह उठता ही नहीं है। मम्मी, पापा को क्या हुआ? हमारा क्या होगा बेटा, तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए। एक वही कमाने वाले थे जो अब नहीं रहे। अब टोडरमल हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। हम कहीं के नहीं रहे बेटा, हम कहीं के नहीं रहे। टोडरमल रवि और ज्योति को घर से बाहर निकाल देता है। वो लोग चद्दर से एक टेंट बनाकर वहां रहते हैं। कुछ दिनों तक तो पड़ोसियों की मदद से 2 समय का खाना मिल जाता था।
पर कुछ दिन बाद पड़ोसियों ने भी मदद करना बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे मम्मी? तभी वहां टोडरमल आ जाता है। मेरे घर से अपने मरे हुए पति के कपड़े, चप्पल, जूते उठाकर ले जाओ और मेरे घर को साफ करो। रवि और ज्योति जाकर प्रकाश के कपड़े और जूते चप्पल ले आते हैं और अपने टेंट में ही उसे रख देते हैं और ज्योति अपने काम में लग जाती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, काश हमारे पास खाने के लिए कुछ होता। तभी एक तेज रोशनी होती है और रवि क्या देखता है कि प्रकाश के सामान के पास खाने की प्लेट रखी हुई थी। माँ, देखो खाना। तुमने कहीं से चोरी तो नहीं की? अचानक से ये खाना कैसे आ सकता है? शायद कोई हमारे लिए रख गया होगा। दोनों माँ और बेटे भगवान का आशीर्वाद समझकर खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद रवि कहता है, काश माँ, हमारे पास सोने के लिए मखमली बिस्तर और तकिया होते। मैं जमीन पर सो नहीं पाता माँ। जैसे ही रवि ये बात कहता है, अचानक से वहां बिस्तर और तकिए आ जाते हैं। ये भला कैसे हो सकता है? तुम जो कह रहे हो वो कैसे हो सकता है? मानो जादू हो। कुछ तो अजीब है। हो सकता है माँ, पिताजी हमारी मदद कर रहे हो, क्योंकि जब से हमने पिताजी के सामान को हमारे घर से यहाँ लाया है, तभी से ये सब हो रहा है। इसी बात का पता लगाने के लिए रवि और ज्योति प्रकाश के सामान को बिस्तर पर रखते हैं और कहते हैं, काश हमारे पास कुछ रुपए होते। वहां कुछ भी न देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और एक एक सामान को उठाकर देखते हैं। तभी मोजे उठने में भारी और उनमें से पैसे की आवाज आती है। माँ देखो, पिताजी के मोजे में पैसे हैं। इसका मतलब मोजे जादुई हैं। ये सब ये जादुई मोजा कर रहा है माँ। रवि और ज्योति बहुत अच्छे लोग थे। दोनों जादुई मोजे को भगवान का आशीर्वाद और प्रकाश की मदद समझकर रख लेते हैं। ज्योति धीरे धीरे उस जादुई मोजे से रवि की पढ़ाई के लिए पैसे मांगती है। रवि अपनी पढ़ाई फिर से चालू कर देता है। मैं कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी? मुझे भी कोई काम शुरू करना ही चाहिए। जादुई मोजे, मुझे एक सिलाई मशीन दे दो। जादुई मोजों में से सिलाई मशीन बाहर आ जाती है। रवि अपनी पढ़ाई चालू रखता है और ज्योति कपड़े सिलाई का काम करने लगती है। सिलाई का काम करने से जो पैसे आते हैं, उससे ज्योति अपने रोजमर्रा के खर्च निकालने लगी। दोनों माँ बेटे बहुत वफादार थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी जरूरत से ज्यादा जादुई मौजों से कुछ भी नहीं मांगा। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। अचानक से उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव देखकर टोडरमल को बहुत आश्चर्य होता है। वो रवि और ज्योति के पास पहुंचता है। तुम लोगों के पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं थे, हाँ? तो इतने पैसे अचानक कहां से आ गए? ये सब पिताजी की मेहरबानी है। उन्होंने हमारी मदद की। हम उन्हें याद करते हैं और हमें जो चाहिए होता है हमें मिल जाता है। जरूर तुम माँ बेटे ने कहीं से पैसे चुराए होंगे। मुझे पागल समझा है क्या? अभी पुलिस को बुलाता हूँ और रवि, तुझे मैं जेल पहुंचाता हूँ। टोडरमल उन्हें पुलिस की धमकी देता है। ये सब सुनकर ज्योति घबरा जाती है, जो कि पहले से ही अपने पति को खो चुकी थी। अब वो अपने बेटे को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जाकर जादुई मोजे लाती है और टोडरमल को दे देती है। हमने जो भी हासिल किया इसी जादुई मोजे की मदद से किया है। आप हमें छोड़ दीजिए और इस जादुई मोजे को ले जाइए। टोडरमल उस जादुई मोजे को हाथ में लेकर बोलता है, ए जादुई मोजे, मुझे खजाना दो। तभी जादुई मोजे में से आवाज आती है, मेरे अंदर हाथ डालो। टोडरमल मोजे के अंदर हाथ डालता है और मोजे के अंदर से सांप बिच्छू निकलकर टोडरमल को काट लेते हैं।
अरे ये तो मौत की पोटली है, ले लो इसे, जल्दी लो और बचाओ मुझे, इससे बचाओ। टोडरमल वहां से भाग खड़ा होता है और उसकी अकल ठिकाने आ जाती है और खुशी से रहने लगते हैं। समय की बात है, एक मोची अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोची अपने रोजगार के लिए हर रोज नए जूते बनाकर बाजार में बेचने के लिए जाता था, पर इतनी मेहनत के बाद भी वो कुछ खास मुनाफा नहीं कमा पाता था। अपना घर बचाने के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता था। आखिर में वो दिन आ ही गया जब उसके पास नए जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीदने के पैसे भी नहीं थे। सिवाय एक टुकड़ा चमड़े के कुछ भी नहीं बचा था उसके दुकान में। ये शायद आखिरी मौका होगा जूता बनाने का, पर मैं इस सबसे बेहतरीन जूता बनाकर दिखाऊंगा। हर रोज की तरह वो बैठकर चमड़े को बारीकी से काटने लगा और फिर शाम होने तक वो चमड़ा काट लेता है और जूता बनाना शुरू कर देता है। वो रात का वक्त था। वो जूता मेज पर रख देता है और कहता है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी काम मैं कल करूंगा। ये बोलने के बाद वो दुकान के दरवाजे को बंद करके घर चला जाता है। अगली सुबह वो जल्दी तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, शाम को मिलते हैं, आज शायद आखिरी दिन है दुकान जाने का, देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिक्र मत करो, जल्दी ही कोई रास्ता निकल आएगा, कभी उम्मीद मत छोड़ो। मोची को पता था कि उसकी उम्मीद से कुछ बदलने वाला नहीं, और वो मुस्कुराकर अपनी पत्नी की तरफ देखता है और काम पर निकल जाता है। वो अपनी दुकान खोलता है और कुछ अविश्वसनीय देखता है। एक जोड़ी चमकते हुए जूते जिस पर सुंदर जर्री का काम किया हुआ है, वो उसे मेज पर रखा हुआ देखता है। ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं, जो भी हो मुझे वक्त बर्बाद ना करके ये बेहतरीन जूते बाजार में जाकर बेचने चाहिए। वो बाजार की तरफ तेजी से बढ़ता है और जूते बेचकर उसे जो पैसे आते हैं उनसे वो और चमड़ा खरीद लेता है। पूरे दिन वो दुकान में बैठकर नए चमड़े को काटता है ताकि नए जूते बनाए जा सके। जैसे ही दिन खत्म होता है वो घर की तरफ बढ़ जाता है और बचा हुआ काम छोड़ देता है। रात के खाने के वक्त वो अपनी पत्नी को आज की कहानी के बारे में बताता है। मैंने बोला था, उम्मीद मत छोड़ो, आप एक मेहनती आदमी हो, आज नहीं तो कल हमें वो जरूर मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। अगले दिन जब वो दुकान पहुंचता है उसे बहुत सारे सुंदर जूतों की जोड़ियां मिलती हैं, जहां पर उसने मेज पर पिछले दिन चमड़ों के टुकड़े रखे हुए थे। ये तो चमत्कार है, इतने सालों तक मैं मेहनत करता गया पैसा कमाने के लिए, पर इतना तो कमा नहीं पाया था। लगता है कोई मेरी मदद कर रहा है। वो फिर से बाजार जाकर और चमड़ा खरीद लेता है। पिछले दिन की तरह बहुत सारे चमड़े अच्छे से काटकर वो मेज पर रख देता है। दूसरी सुबह फिर एक बार बहुत सारे जूतों की जोड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वहां अनेक रंग के सैंडल, बूट्स, बैलेट और जूते थे। हो, लाजवाब जूते! कोई अनजान मेरी मदद पूरे दिल से करना चाहता है। ऐसा चलता रहा तो हमें पैसों की कमी नहीं पड़ेगी और जिंदगी आराम से कटेगी। इसी तरह मोची अपना काम अधूरा रख कर जाता था और वो अनजान जादूगर उसे पूरा करता था। इसी तरह हफ्ता गुजर गया और मोची को हर रोज कई सारे जूतों की जोड़ियां मिलती गई। जल्दी ही वो एक नामचीन मोची बन गया अपने गांव का, और उसके पास काफी सारे पैसे भी आ गए थे। देखा, हमारा वक्त कैसे बदल गया। ये सब समय का चमत्कार है। हाँ, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया है, तुम्हारे बिना ये नहीं हो पाता। हाँ, पर हमें भूलना नहीं चाहिए उनके बारे में जिन्होंने हमारी मदद की है। हमें उनको ढूंढना चाहिए ताकि हम उनको कुछ करके धन्यवाद कह सकें। पर वो कैसे? सुबह होने से पहले वो चले जाते हैं। कल हम दुकान में छुप के उनका इंतजार करेंगे। हाँ, ये काम तो हम आराम से कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह मोची चमड़े काटकर मेज पर रख देता है और शाम को
उसकी पत्नी आ जाती है। चलो कहीं छुप जाते हैं। हाँ, हम उस अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। इसी तरह वो दोनों अलमारी के पीछे से मेज की तरफ देखते हुए इंतजार कर रहे थे। आधी रात को मोची और उसकी पत्नी ने सुना कि कोई सुरीली आवाज में गुनगुना रहा है। आवाज सुनकर दोनों अलमारी से बाहर आकर देखते हैं, दो प्यारे बौने फटे हुए कपड़े पहने हुए खिड़की से अंदर आते हैं और कमरे में आ जाते हैं। मोची ने इतना खुश बौना पहली बार देखा। वो बौने तो खुशी खुशी नाच रहे थे और गा रहे थे। नाच गाना पूरा होने के बाद वो मेज के ऊपर बैठकर अपने जूते बनाने लगे। वो काटने लगे, सीने लगे, रंग डालने लगे और जरी भरने लगे। मोची और उसकी बीवी ने वो काम करते हुए बड़े आनंद से देखा। मोची उनका हुनर देखकर आश्चर्यचकित हो गया। बौने अपना काम पूरा कर चुके थे और वो खिड़की से कूदकर चले गए। अरे ये तो बौने हैं। हर रोज वो हमारी मदद के लिए आते हैं। हमें उन लोगों को धन्यवाद जरूर करना चाहिए। हाँ जरूर, पर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? वो लोग बहुत ही पुराने फटे कपड़े पहने हुए हैं। हम उन्हें कपड़े तोहफे में दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं उनके लिए नए जूते सी कर दूंगा। मैं उनके लिए गरम कपड़े सी के दूंगी। ये सोचकर वो दोनों तैयारी में लग गए। उसके एक हफ्ते बाद मोची ने दो प्यारे छोटे जूतों की जोड़ी सी दी और उसकी बीवी ने उन बौनों के लिए दो गरम कपड़े और गरम पैजामा सी दिया। देखो ये कपड़े और जूते उन पे कितने अच्छे लगेंगे। मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ ये देखने के लिए। कल तो क्रिसमस का उत्सव है। हम अपने दुकान को सजाएंगे और उनके लिए एक तोहफा मेज पर रख देंगे। दूसरे दिन मोची और उसकी बीवी ने दुकान सजाया, तोहफे मेज पर रख दिए और दोनों इंतजार करने लगे कि वो बौने नाचते गाते हुए आएंगे और वो कपड़े पहनेंगे। मोची और उसकी बीवी बहुत ही खुश थे। वो दोनों बौने आते हैं और मेज पर रखा हुआ सामान देखकर चौंक जाते हैं। आज का काम कहाँ है? देखो भाई कितने प्यारे कपड़े और जूते हैं। रंगीन भी हैं। मोची ने शायद हमारे लिए रखे होंगे। हमारे काम से वो बहुत खुश हुए होंगे। हाँ। चलो पहन के देखते हैं। और वो बौने उन कपड़ों को पहन लेते हैं और वो उन्हें पूरी तरह फिट हो जाते हैं। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और तुम भी अच्छे दिख रहे हो। बहुत अच्छे कपड़े हैं और ये जूते भी देखो कितने प्यारे हैं। मुझे उछलने का मन कर रहा है। चलो नाचते हैं भाई। इसी तरह खुशी खुशी वो दोनों नाचने गाने लगे। उन बौनों को कपड़े पहनकर खुश होते हुए देख मोची और उसकी पत्नी को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद वो बौने खिड़की से चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। मोची और उसकी पत्नी छुपी हुई जगह से बाहर आ जाते हैं। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको ये गिफ्ट पसंद आए। ओह हाँ, ये तो जश्न की बात है। चलो घर चल के जश्न मनाते हैं। ये क्रिसमस की सुबह की बात है। मोची अपने हर दिन की तरह चमड़े काटकर मेज पर छोड़ देता है, पर जब दूसरे दिन वो अपनी दुकान पर जाता है तो उसे कोई जूते नहीं मिलते और ये बात वो अपनी पत्नी को बता देता है। वो बौने तो वापस आए ही नहीं। वहाँ कोई जूते भी नहीं थे। कोई बात नहीं, उन्होंने हमारी काफी मदद की है। शायद आपको अपने लिए पहले की तरह खुद से काम करना पड़ेगा। हाँ, अब तो मैं अपना काम समझ चुका हूँ। इतने दिनों में मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि मेरे खरीदारों को क्या पसंद है। मैं फिर से बेहतरीन जूते बनाऊंगा। इसी तरह वो फिर से अपने काम में लग गया और वो वही चीजें बनाने लगा जो उसे बौनों ने बनाकर दी थी। वही अच्छे जूते और वही चमड़े की चीजें। कहानी शहर में रह रहे लड़के सनी की है, जिसके पिता एंथनी गैराज चलाते थे और माँ जेसी जो घर संभालती थी। वो लोग काफी खुशी खुशी रह रहे थे। सनी हमेशा अपने पिताजी को गैराज में काम करते देख बहुत खुश होता था।
यहाँ तक कि उसे कारों में बहुत दिलचस्पी थी। वो रोज कॉलेज खत्म करके अपने पिताजी के गैराज पहुँचता और वहाँ उनके काम में हाथ बटाता था और फिर शाम को गैराज बंद करके सनी और उसके पिता एंथनी एक लंबी ड्राइव करके घर लौटा करते थे। एक रात अचानक सनी की नींद खुली और वो उठा। तभी उसने खिड़की के बाहर अपने पिताजी को कहीं बाहर जाते देखा। उसे कुछ अलग सा तो महसूस हुआ, पर उसने उसके पिताजी को कई बार रात में बाहर निकलते देखा था, तो वो फिर से सोने चला गया। अगले ही दिन खबर मिली कि सनी के पिताजी की एक हादसे में मौत हो गई। सनी और उसका परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। यहाँ तक कि सनी को भी काफी गहरा सदमा पहुँचा। उसने सब जगह आना जाना बंद कर दिया। एक दिन सनी की माँ बोली, बेटा सनी, कब तक यूं ही दुख बर्दाश्त करते रहोगे? अब मान भी जाओ तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है और अब हमें उनके बिना ही जीना होगा। कम से कम मेरा तो सोचो बेटा, अगर तुम ही हिम्मत नहीं दिखाओगे तो मैं सब कैसे संभाल सकूंगी। सनी अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें गले से लगाकर कहता है, तुम फिक्र मत करो माँ, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे तुम्हारी चिंता है बस। पिताजी के जाने के बाद मुझे सब सूना लगने लगा है और मेरा मन भी नहीं लगता। तो बेटा तुम अपने गैराज चले जाया करो, वहाँ तुम्हें अच्छा भी लगेगा और मन भी लगा रहेगा। सनी को तुरंत ये बात सही लग जाती है और वैसे भी बहुत यादें जुड़ी थी उसके और उसकी पिताजी की गैराज से, तो वो अगले ही दिन गैराज खोलता है। गैराज काफी दिन बंद पड़े रहने से बहुत ही गंदा हो जाता है और सनी उसकी सफाई चालू कर देता है। उसके पिताजी का केबिन साफ करते हुए अचानक एक बक्सा गिरता है। वो बक्सा छोटा सा होता है जो कि बहुत ही खास लकड़ी से बना होता है। वो बक्सा खोलते ही उसके चेहरे पर एक चमचमाती रोशनी गिरती है और उसे एक की चेन दिखाई देता है और एक कागज में लिखा नोट। सनी नोट पढ़ता है जो उसके पिताजी का लिखा हुआ होता है। मुझे आशा है कि तुम एक न एक दिन ये बक्सा ढूंढ ही लोगे और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अभी बहुत से सवाल होंगे, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये की चेन कोई आम की चेन नहीं है बेटा, ये एक जादुई की चेन है और इसके पीछे काफी लोग पड़े हैं, पर शायद वो इसका सही तरीके से इस्तेमाल ना करें। तुम्हें उसे इन लोगों से बचा कर रखना होगा। यकीन ना हो तो इस जादुई की चेन को रात में 12 बजे पूरी रात की रोशनी में रख देना और तुम समझ जाओगे कि रात में उठकर मैं कहाँ और क्यों जाता हूँ। तुम्हारा पिता एंथनी। सनी वही गैराज में रात 12 बजे तक रुकता है। पूरा चांद देखते ही जब कोई भी गैराज के आसपास नहीं होता तो वो की चेन लेकर रोशनी में रख देता है और तभी अचानक की चेन हवा में उठा और तेजी से घूमने लगा और एकदम तेज रोशनी से सनी की आंखें ना खुल पाईं। सनी की आंखें खोलते ही उसे एक बहुत ही शानदार सी दमकती लाल कार दिखी। सनी उसे देख चौंक गया और फिर बहुत खुश हो गया। वो तुरंत गाड़ी में बैठा और नई गाड़ी की एक फिरकी लेने चला गया। उसने घर लौटकर अपनी माँ को सब कुछ बताया, पर कमरे के बाहर खिड़की से उसके अंकल ने सब कुछ सुन लिया और सनी ने वो की चेन का बक्सा अपने कमरे में दराज में रख दिया। सनी के वहाँ से निकलते ही उसके अंकल उसकी मम्मी से मिलने के बहाने आए और जैसे ही वो चाय बनाने के लिए किचन में गई, तभी उसके अंकल ने वो बक्सा ले लिया और वहाँ से निकल गए। सनी के घर लौटते ही उसका दराज खोलने पर बक्सा वहाँ से गायब था, तो वो डर गया। उसने अपनी माँ से तुरंत पूछा कि क्या वहाँ कोई और आया था, तो उसकी माँ ने बताया कि उसके चाचा वहाँ आए थे। सनी तुरंत अपने चाचा के घर की ओर निकल गया। पूरी रात हो चुकी थी और उसने वहाँ पहुँचते ही देखा कि उसके चाचा ने वो की चेन रोशनी में रखा और वहाँ एक दमकती कार आ गई। उसके चाचा ने हंस के कहा, सारी उम्र मैं इसे ढूंढता रहा, पर इसकी चेन ने न जाने मुझसे क्या क्या करवा दिया।
यहाँ तक कि मुझे अपने भाई को भी मारना पड़ा, पर आखिरकार इतने सालों से छुपा ये की चेन मुझे मिल ही गया। ये सब सुनकर सनी की आंखें डर से बड़ी हो गई और अचानक जैसे ही उसके चाचा उस कार में बैठे तो सीट बेल्ट उनके गले पर आकर फंस गई और गाड़ी का इंजन चालू हो गया और वो कार इधर से उधर घूमने लगी और तेजी से जा एक लाइट पोल में ठुक गई और ठुकते ही सनी के चाचा का सर जोर से टकराया और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। सनी ये सब देख वहीं बेहोश हो गया और जैसे ही उसकी आंख खुली वो घर पहुंच चुका था और कीचेन भी सही सलामत उसके घर पहुंच गई थी। कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक 16 साल की लड़की थी पूजा। पूजा का परिवार बहुत गरीब था। पूजा अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ मिलकर आराम से रहती थी। पूजा के पिताजी एक दर्जी थे। वो बहुत खूबसूरत कपड़े सीते थे, पर गांव में उनकी कला के उनको ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। आप भी दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, पर फिर भी मुश्किल से घर में 2 पैसे आते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? अरे पैसे नहीं है तो क्या हुआ? मेरे ग्राहक मेरे बनाए कपड़े देखते हैं और खुश होते हैं, बस यही मेरा इनाम है। हाँ बाबा, बिल्कुल सही कहा आपने। आप जैसे कपड़े कोई नहीं सी सकता। जैसा बाप वैसी बेटी। माँ अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के सपने देख ही रही थी और दिन यूं ही निकलते गए। एक डॉन अचानक गांव में वहां महल के सिपाही डंका बजाते हुए एक जरूरी घोषणा करने लगे। सुनो सुनो सुनो, 2 दिन बाद महल में बड़ा जश्न है। हमारे राजा के राजकुमार परसों 18 साल के हो जाएंगे। महाराज और महारानी ने इस खास मौके पर गांव के सभी लोगों के लिए एक खास उत्सव रखा है। सभी लोगों को महल के अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। तरह तरह के पकवान होंगे और खूब सारे खेल तमाशे देखने को मिलेंगे। गांव के सभी लोग ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठे। अरे वाह, महल में त्योहार! मैं तो बहुत सारी मिठाई खाऊंगा। मिठाई? मैं तो पकवान भी खाऊंगा। हाँ, मैं भी। मेरी माँ मेरे लिए एक नई शेरवानी लाई है, मैं वो ही पहनकर जश्न में जाऊंगा। बाकी के बच्चे और बड़े जहाँ खुशी से अपने कपड़ों की चर्चा कर रहे थे, वहीं पूजा खामोश खड़ी थी। अरे पूजा, तुम तो कुछ भी नहीं बोल रही हो। मैं क्या बोलूं? कुछ भी। तुम जश्न में क्या पहनोगी? मैं पूजा ने जब सभी बच्चों को हंसते हुए देखा तो वो बहुत उदास हो गई और घर लौट गई। माँ, बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो पूजा बेटे, क्या बात है? मैं कल जश्न में नहीं जाऊंगी। क्या? पर क्या हुआ पूजा, क्यों? कुछ नहीं, बस मेरा मन नहीं। ऐसा कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई। अरे, इस लड़की को अचानक क्या हो गया? शायद उसे अपने पुराने कपड़ों के कारण शर्म आ रही होगी। रात भर रोकर पूजा आखिर सो गई। दूसरे दिन सुबह होते ही पूजा घर से निकलकर पास वाले बाग में बैठी हुई थी। इस बाग में ही मुझे शांति मिलती है। यहाँ के पेड़ पक्षी मेरा मजाक नहीं उड़ाते। यही मेरे सच्चे दोस्त हैं। कुछ देर पेड़ पक्षियों के साथ खेलकर पूजा की आंख लग गई और वो वहाँ पेड़ के नीचे ही सो जाती है। अरे, अब मैं राजमहल के जश्न में कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। पूजा को नींद में बात करते हुए सुनकर आम के पेड़ ने उसे आवाज लगाई। पूजा बेटा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौन?
कौन है यहाँ? मैं हूँ बेटा, आम का पेड़। जरा ऊपर देखो। अरे, आप बोल सकते हैं? हाँ पूजा, हम सब पेड़, पशु पक्षी सभी बातें कर सकते हैं, पर हमारी बातें सिर्फ वो ही सुन सकता है जो दिल का सच्चा हो। पर बेटा, इस बाग में एक परी रहती थी। उसने हम सभी को वरदान दिया था कि हम सब एक दूसरे से इंसानों की भाषा में बात कर सकते हैं। मैंने तुम्हारी बात सुन ली। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप? पर कैसे? मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ बाकी पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी तुम्हारी मदद करेंगे। आखिर तुम हम सबको अपना दोस्त जो मानती हो। ओह, सच में? पर आप कैसे मेरी मदद करेंगे? कल महल में राजकुमार के जन्मदिन का उत्सव है। गांव के सभी बच्चे वहां जाकर खूब मजे करने वाले हैं। पर मेरे पास तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। तो आप मेरी मदद कैसे करेंगे? ऐसा कहते कहते पूजा रो पड़ी। तब पास के गुलाब के पौधे ने उसे आवाज दी। पूजा, रो क्यों रही हो? हम हैं ना, जरा अपने आसपास नजर डालो। पूजा ने अपने आसपास देखा तो पूरा का पूरा बाग रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। तुम हम सब पेड़ पौधों और पक्षियों के पंख और पत्तियां लेकर घर जाओ और अपने बाबा से कहो कि इन सब से तुम्हारे लिए एक खूबसूरत ड्रेस बना दें। सच में? आप मेरे लिए इतना सब करेंगे? पर आपको दर्द नहीं होगा? बेटा, अगर तुम थोड़ा प्यार से तोड़ोगी तो नहीं होगा, और आखिर एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ठीक है। पूजा ने धीरे धीरे हर पेड़ पौधे से कुछ पत्ते तोड़े और फिर एक प्यारे से मोर ने उसे अपना पंख भी दे दिया। पूजा ये सब लेकर अपने पिता के पास गई। बाबा, ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये सब क्या है बेटी? ये सब मैं पास वाले बाग से लाई हूँ। इन सब से क्या आप मेरे लिए एक ड्रेस बना सकते हैं? ड्रेस? मगर अगर आप मेरे लिए एक अच्छा सा ड्रेस बना देंगे तो मैं भी राजकुमार के जन्मदिन के जश्न में हिस्सा बन सकूंगी। पूजा की बातें सुनकर उसके पिता ने यहाँ वहाँ देखा। पूजा बेटी, मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर हाँ, कोशिश जरूर करूंगा। और फिर पुराने कपड़ों के कुछ बचे हुए टुकड़े उठाए और काम पर लग गए। पूजा के बाबा ने उसके लिए बड़े प्यार से एक अनोखा ड्रेस बनाया, जिसे देखकर पूजा बहुत खुश हो गई। वाह बाबा, ये तो कमाल का है। मैं इसे अपने दोस्तों को दिखाकर आती हूँ। पूजा ने अपनी नई ड्रेस पहनी और बाग के सभी दोस्तों को शुक्रिया किया। फिर दूसरे दिन वो उस ड्रेस को पहनकर महल की ओर चल पड़ी। अरे वाह चिंटू, तुम तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो। तुम भी नई शर्ट में छा गए बबलू। पूजा को रंग बिरंगी चमकदार ड्रेस में महल के अंदर आते देख सभी लड़के लड़की हैरान हो गए। पूजा अपने निराले ड्रेस में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब महाराज और महारानी महल के बाहर आए तो उन्होंने कहा, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों के आने से हमें बहुत खुशी हुई है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। आज मैं यहाँ सबसे खूबसूरत दिखने वाले को अपने हाथों से पुरस्कार दूंगी। सभी लड़के लड़की एक लाइन में खड़े हो गए और फिर महाराज और महारानी एक एक करके उनके पास आए। अरे वाह, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। कौन हो तुम? और इतनी अच्छी ड्रेस कहाँ से लाई हो? मैं पूजा हूँ, गांव के दर्जी की बेटी। ये ड्रेस उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है। यहाँ आओ बेटी, तुम हम सबके साथ ही बैठो। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनाई है।
शुक्रिया महारानी जी, पर मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ अपने सभी दोस्तों के साथ ही बैठूंगी, वरना इन्हें बुरा लगेगा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। मैं तुम्हारे सरल स्वभाव से खुश हूँ। मैं तुम्हें इनाम दूंगी। पूजा की बातें सुनकर सभी बच्चों को शर्म आ गई और उन्होंने पूजा से माफी मांगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि जिसका दिल खूबसूरत होता है उसकी खूबसूरती लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं छुपती। एक गांव में रवि अपनी माता ज्योति और पिता प्रकाश